अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आपने गुरु के महादशा के बारे में आपने जाना है और मैंने बताया है उसमें कि कब गुरु किस अवस्था में होते हैं, तो बड़े ही कंक्लूजन उनके जो हैं वो कैसे निकलते हैं ये बताया था कल के कार्यक्रम में। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, वो कार्यक्रम आपको बड़ा अच्छा लगेगा और वो देखने लायक भी है। आज मैं जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम कमल है। ये है नहीं, दरअसल मैंने इनका नाम कमल रखा है। 1995 के हैं ये। इनके सवाल बड़े अजीब तो नहीं है, पर आपको इससे ये बात पता चल जाएगी कि कैसे राहु परेशान करते हैं। मैं जिस कार्य को करने की सोचता हूँ या करता हूँ, या तो वह होता नहीं है या बहुत देर में होता है, या मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसका कुछ समाधान बताएं, ये इनका पहला सवाल। और इसका उत्तर है कि आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है, ये इसका उत्तर है। तो आपको समाधान राहु की दशा का मैं बताऊंगा। 4-5 साल से घर में पारिवारिक कलह की स्थिति है और पारिवारिक चिंता मन में बनी रहती है। इस कलह से मुक्ति कब मिलेगी? कोई दोष हो तो बताएं, हम समाधान भी बताएं। ये भी राहु। 2 समाधान आपके, 2 सवाल और 1 समाधान। 2-3 साल से माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, कुछ समाधान बताएं। ये भी राहु। आगे बताऊंगा कैसे। सन 2015 से मेरा धार्मिक कार्य एवं ज्योतिष के प्रति झुकाव बढ़ा है और मुझे यह सब अच्छा भी लगता है। क्या मैं कभी ज्योतिष या ज्योतिष के समान किसी प्रकार की विद्या सीख पाऊंगा? मेरे इष्ट देव के बारे में जानकारी दीजिएगा। जरूर बताऊंगा, बने रहिएगा। मेरे जीवन में मेरा भाग्य कैसा है और भाग्य उदय कब होगा? मैं 7 साल से मैकेनिकल फील्ड में हूँ, लेकिन मेरा मन उसमें लगता नहीं है। शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित ज़्यादा होता हूँ। शेयर मार्केट में काम करना चाहिए? क्या शेयर मार्केट मेरे लिए अच्छा रहेगा? ये भी बताऊंगा। और कृपया कुंडली में महादशाओं और युगों के बारे में बताएं। मेरे लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा और मुझे किन किन चीज़ों से परहेज रखने की आवश्यकता है? कुंडली के अनुसार शादी के योग कब बन रहे हैं? ये इनके सवाल। पर अब मैं आपको एक बड़ी ही अद्भुत बात पे लेके आता हूँ। जैसे आज ही मैं किसी भद्र पुरुष की कुंडली देख रहा था। उनकी कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली थी और शनि और राहु लग्न में बैठे थे। और जन्म कुंडली में जो स्थिति थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि 12वें भाव में गुरु बैठे थे। उच्च के होकर के गुरु 12वें भाव में अच्छे नहीं होते। मतलब सिंह लग्न की कुंडली बनी थी, कहने का मतलब है कि यहाँ 5 नंबर लिखा था, गुरु यहाँ बैठे थे। अब वैसी स्थिति जब बन जाए कि जन्म कुंडली में आपको कई बार ग्रह तितर बितर दिखते हैं, तो जब ग्रह तितर बितर दिखते हो तो आप ये बात समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो चिंतित है, व्यथित है, परेशान है और वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में बहुत काफ़ी जो है वो भयंकर जो है वो उतार चढ़ाव आएंगे। पर कई बार होता है कि जब वो व्यक्ति सामने आपके आता है तो आप कुछ भी नहीं बोल पाते, या कई बार आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आपको बस सीधी सी बात है, उसमें चुप हो जाना चाहिए, चुप्पी साध लेनी चाहिए और सीधे व्यक्ति के जो है वो समाधान पे काम कर देना चाहिए। पर कई बार लोग होते हैं कि आपको वो अलग अलग तरीके से कुंडली को देखना और समझना चाहते हैं। पर मेरे हिसाब से जब कुंडली थोड़ी कमज़ोर मालूम पड़ती हो तो हमें डायरेक्ट जो है वो उसकी विवेचना से बच करके उसके समाधान पे उतर आना चाहिए। क्योंकि कुंडली जो आपकी कमज़ोर अगर बनी है या फिर ग्रह के प्लेसमेंट अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो बात समझने की है कि व्यक्ति के कर्म पहले बुरे थे, जिसके कारण वो जो है उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां थोड़ी कमज़ोर बनी हुई हैं। राहु केतु शनि मंगल अगर शत्रु के घर में बैठ जाते हैं तो बड़ी परेशान करते हैं, और वो चाहे फिर किसी भी तरीके से हो। फिर वहाँ पे कोई ये नहीं रह जाती बात कि आप किसी एक मामले में परेशान रहेंगे। वहाँ पे आपके परेशानी के कई सबब बन सकते हैं और वो बड़े ही अजीब से बन जाते हैं। पे अगर देखूं तो इनकी कुंडली में ये मिथुन लग्न की कुंडली बनी है। 3 नंबर की कुंडली जो कि मूलतः यहाँ की बनती है वो लग्न में ही बनी। भुजाओं की राशि लग्न में बनी, जिसके अधिपति बुध होते हैं और वो यहीं बैठे हैं। सूर्य बुध और शुक्र का यहाँ बैठना व्यक्ति को, अब यहाँ पे एक बात बड़ा अद्भुत है जो कि आपको बताना चाहूँगा। जन्म कुंडली में सूर्य बुध और शुक्र जब एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं तो वो थोड़े परेशान और चिंतित करने वाले हो जाते हैं। और यही स्थिति है कि जातक ये शिकायत कर रहा है कि मुझे मिलता नहीं है, या फिर मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना मुझे प्राप्त नहीं होता है। तो ये स्थिति यहीं से बन रही है।
क्योंकि आपकी कुंडली का कम्युनिकेशन और आपकी कुंडली का जो बेटर प्लेसमेंट होना चाहिए, जो कि और ज्यादा आपको प्लेस देता है, जगह अपना दायरा बनाने का, वो कमजोर हो रहा है। और आप एक बात और भी समझने की बात है कि गुरु जो है वो रोग भाव में बैठ रहे हैं। मतलब जो आपकी कुंडली का करियर वाला पोर्शन है वो कहाँ जा रहा है? सप्तम भाव के अधिपति होने के साथ साथ ये जन्म कुंडली के छठे भाव में आ रहा है। इसके ठीक पीछे राहु के बैठने से ये भाव और ये भाव दोनों पर परेशान, और ये तो परेशान होंगे ही। मंगल रोग के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठ गए तो घर में कलह का वातावरण, यहाँ मंगल ठीक नहीं होते। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो लाभ और रोग के अधिपति होते हैं, तो वो मानसिक सुख कमजोर देने लगते हैं या मानसिक शांति भंग करते हैं। घर में कलह का जब वातावरण है, अब जैसे विचार करिए, शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में व्यक्ति को कष्ट में देखा जाता है। और इनके ऊपर से अगर आप बात करेंगे तो जो राहु की दशा है वो 2012 से ही चली है, यानी कि 18 साल की जो दशा चलेगी, इसमें से अगर मध्य वाली तक की बात करें तो व्यक्ति विशेष परेशान रहेगा मध्य की दशा तक, यानी कि 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 वाली जो दशा होगी वो जातक को कुछ अच्छी चीजें दे सकती है। और वो तब अच्छी देगी जब जन्म कुंडली में राहु के ऊपर, देखिए जन्म कुंडली में ये तुला राशि के राहु बैठे हैं। तुला के राहु कभी खराब नहीं होते, और त्रिकोण में और केंद्र में बैठे भी राहु खराब नहीं होते। वो चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति मंगल रोगेश होकर के घर में कलह पैदा कर रहा है। चौथे भाव के मंगल कलह पैदा करते हैं, क्योंकि मन में पाप हो जाता है, क्योंकि वो पापी भाव के अधिपति हैं। और यहाँ पे केंद्र में तो मंगल अकेले बैठे हैं, 3 घर खाली, तो इसके कारण से कई बार जो है वो व्यक्ति के जीवन में मानसिक जो शांति है वो भंग होती है। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज और जो यहाँ पे बताना है वो बता देता हूँ। इनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के हैं, मतलब वो बिल्कुल टू द पॉइंट हैं। यहाँ से ये थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो अब इनको दोष लग जाएगा पापक ग्रह का। और इनकी कुंडली में तो 12वें के चंद्रमा हैं, जिसपे गुरु की दृष्टि है, जो सप्तम भाव के और दशम भाव के अधिपति हैं। तो दशम और सप्तम के अधिपति होकर के गुरु चंद्रमा को देख लिए, मित्र की राशि में बैठे हैं, और जन्म कुंडली में बुध जो है वो पीछे जा रहे हैं। माता को रोग हो और साथ ही साथ व्यक्ति स्वयं भी परेशान रहता है, और करियर में जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। उसमें से हमेशा ही एक दुर्गंध की बदबू आती है, दुर्गंध आती है, क्योंकि करियर जो है वो करियर भाव का अधिपति छठे में बैठा तो पिता को नौकरी दे देता है, या कई बार पिता का कार्य क्षेत्र जो है वो थोड़े बहुत परेशानी के साथ, पिता के साथ संबंध कमजोर होते हैं। लेकिन एक बात जो और भी दिखती है कि मैंने कई बार ये बात कार्यक्रम में कही है कि चंद्रमा 12वें के कभी भी अच्छे नहीं होते। चंद्रमा 12वें के कभी अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो पंचम और 12वें भाव के अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में देखिए तृतीय भाव में बैठे हैं। और इनकी कुंडली में वो डिग्री के हिसाब से जो बैठे हैं उसमें 1 डिग्री के शुक्र और 1 डिग्री के सूर्य ये अस्त हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, जो क्रिएटिविटी है, जो यश है, जो कुल है, जो मान प्रतिष्ठा पद प्रभाव रिकॉग्निशन, ये सब अब आपके जीवन में कमजोरी से उतरने लगेंगे। अब मैं आपको और भी चीजें समझाता हूं। जैसे प्लेसमेंट के आधार पर आप देखें तो इन्होंने पूछा है सवाल कि भाग्य कैसा है, वो तो ठीक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 11 नंबर की राशि बनी है और इसके अधिपति कुंभ राशि के अधिपति शनि होते हैं। लेकिन चूंकि शनि भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम भाव के अधिपति होने से उनको अष्टमेश का दोष लग जाता है। इस कारण से वो जहां जहां भी बैठेंगे वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव का भी असर छोड़ेंगे। तो भाग्य में बैठे तो भाग्य को थोड़ी बहुत परेशानी। क्यों ऐसा? क्योंकि भाग्य का जो कारक ग्रह है वो भी तो प्रतियोगिता कर रहा है, और उस पर 3 सूर्य बुध शुक्र ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव, यानी कि शनि के ऊपर सूर्य, सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव। तो व्यक्ति का जो प्लेसमेंट होता है, व्यक्ति के पास जो उसका आभा मंडल है वो कहीं ना कहीं दूषित हो जाता है। और आपको अब मशक्कत करनी पड़ती है कि मुझे प्लेसमेंट दो, मुझे जगह दो, तब जाकर के मैं खड़ा हो पाऊं और अपनी एक पोजीशन जो है वो बना सकूं। हमें हमेशा ही ये बात याद रखनी होगी कि हमारी कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं वो वस्तुतः तत्वतः हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। शनि जो है वो वायु तत्व के ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली में वायु तत्व का ग्रह बैठा है वहां भाग्य भाव में, और वहां का अधिपति होकर के वहीं बैठा, और उस पर 3 ग्रह नहीं, चौथा ग्रह राहु भी देख लेते हैं। इस भाव के अधिपति यहीं बैठे तो इस भाव को बल है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन समस्या चूंकि यहां है कि आप उस पे अन्य ग्रहों का भी प्रभाव तो पड़ रहा है। राहु देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं,
अब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव भी इस भाव को झेलना पड़ रहा है। एक ही भाव पे अगर कई ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है तो वो भाव कहीं ना कहीं दूषित संदूषित हो जाता है। उसके अतिरिक्त और भी चीजें जो समझ में आती हैं कि उस भाव से पंचमस्थ आप देख के देखिए, तो इस भाव से पंचमस्थ जो ग्रह है उसके अधिपति जो हैं, वो जो भाव है उसके अधिपति देखिए तीसरे भाव में बैठे। लग्नेश का त्रिक भाव में जाना अच्छा नहीं होता है। अब यहां से आपके मेहनत के रंग चढ़ने शुरू होंगे, मतलब मेहनत करनी होगी। कारण है कि ग्रंथ ये बात कहे कि लग्नेश का त्रिक या दुह स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, शुभ ग्रहों का दुह स्थान में जाना अच्छा नहीं होता। अब जरा विचार करिए कि अगर आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है तो वो क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में बैठे, शुक्र जैसा शुभ ग्रह जो कि सब कुछ देता है वो मेहनत कर रहा है, और गुरु जैसा परक मतलब जो है वो एक ऐसा ग्रह जो भाग्य का साथ देता है, व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति और विचारधारा में डालता है, एक होप क्रिएट करता है, आपके जीवन के सकारात्मक भावों को और आपके भाग्य को आपके सामने बिछा करके रखता है। वो सब प्रतियोगिता में है। आपके कुंडली का यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव, सम्मान, सब बड़े 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 बुजुर्गों का लाभ, ये सब थोड़े थोड़े कमजोर हो रहे हैं। इसके बीच में ही मैं आपको एक बात करता हूं जो राजनीति से प्रेरित है। हमें हमेशा ही अपने दिमाग से ये बात निकालने की बारी है कि हम हमेशा से ही सबसे पहले सनातनी हैं, हिंदू नहीं हैं, सनातनी हैं। सनातनी होने का मतलब जिसमें सभी लोग आ जाते हैं। और याद रखने की बारी है कि ये देश सबसे पहले सनातनियों का रहा है। सप्तद्वीप वसुंधरा पे जिसका राज रहा है वो राजा दिलीप और राजा सूर्यवंशियों का राज्य रहा है, यहाँ चंद्रवंशियों का राज्य रहा है। ये मैं तो समझता हूं, मैं कभी सोच रहा था, एक बात आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास जो है वो मैंने इधर से पढ़ाई नहीं करी है, मेरे पास ये विद्या नहीं है जो आप लोग पता नहीं मैट्रिक क्लास के बाद जो होती है ना 5वीं तक की वो विद्या, जो एनसीईआरटी वाली या बीटीबीसी वाली, मैंने वो नहीं पढ़ा। मैं गुरुकुल का हूँ, तो गुरुकुल में ये विद्या नहीं चलती है। गुरुकुल में जो है वो हमारे गुरुजी संस्कृत में पढ़ाते हैं और वो वहाँ पे माध्यमा और उत्तर मध्यमा की बात होती है। पर मुझे कभी कभी दिमाग में एक बात आती है कि आप जरा सोच के देखो तो हर जगह जो है वो मध्यकाल के इतिहास का जो है वो मजाक उड़ाया जाता है, तो हमें फिर उस पुस्तिका को फाड़ देने की बात होनी चाहिए, फिर पढ़ाने की बात ही नहीं होनी चाहिए। आप सोच के देखिए कि आप वही एनसीईआरटी में मुगल काल, वही जो है वो काल में माध्यमिक जो है वो मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है, और उसके ही बारे में हमारे दिमाग में एक अलग और गंदी सोच भी है कहीं ना कहीं, और वो बिल्कुल है, काम कर रहा है। तो हमें सबसे पहले तो अपने पाठ्यक्रम पे बदलने की आवश्यकता है। मैं यहाँ से अपने तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री से और भारतीय शिक्षा मंत्री से सबसे पहले ये उनके पैरों पर अपना माथा रगड़ करके एक बात कहता हूं, आप पहले शिक्षा नीति पे काम करो। आपको सबसे पहले अपने शिक्षा नीति पे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बच्चे आजकल के पढ़ रहे हैं उनका उसमें विश्वास नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो पढ़ाई करी है उस पर मेरा भरोसा है और उस पर मेरी श्रद्धा है। पर कभी भी मैंने कोई ऐसी एक रील देखी थी कपिल शर्मा की कि आप क्या पढ़ाते हो बाबर अकबर हुमायूं, कुछ पूछा नहीं जाता कहीं। मैं समझता हूं कि जिस विषय पे, जिस विद्या पे, जिस इतिहास पे हमारा भाव ही नहीं है, हमारा कोई उसमें आदर ही नहीं है, तो हमें फिर वो चीज़ें पढ़ाई क्यों जाती हैं? सोच के देखिए, भारत सरकार की सबसे पहले जिस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो कहीं के भी राज्य सरकार की बात हो, वो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम बदले। और मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही ज़्यादा काफ़ी है, क्योंकि आपके पास वक्त बड़ा कम बचा है। अगर मेरे पास वो एनसीईआरटी की पुस्तक होती, अगर मेरे पास वो जो पढ़ाए जाते हैं पाठक, मैंने तो देखा भी नहीं कभी कि उसमें ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो मैं उसका विश्वास कभी नहीं करता, और मैं ना तो पढ़ता, और मैं उस पुस्तक को जलाने के बराबर की भी उसकी राख भी अपने घर में नहीं रखता, क्योंकि मेरे उसमें श्रद्धा है ही नहीं ना। क्योंकि मेरे पूर्वजों को तो बंद कर दिया गया है कमरे में, और उनके जो कलाकृतियां हैं उन पे तो संदेह जो है वो खड़े करे गए हैं। तो मैं एक बात कहूँ कि वस्तुतः हमारा सत्य सनातन धर्म हमेशा ही अपने पूर्वजों को जानने की आज्ञा देता है,
उनको समझने का और उनको उनके बारे में जानने का हमें अधिकार देता है, उनके पूर्वजों का नहीं जो हमारे यहाँ के थे ही नहीं। आप सोच के देखो, जो हमारे यहाँ के थे ही नहीं, हम उनके बारे में जान के क्या करेंगे? विचार करिए। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने मनुस्मृति फाड़ी थी, उसके जगह पे उनको मध्यकाल का इतिहास फाड़ना चाहिए था। मैं समझता हूं कि जिन्होंने मनुस्मृति के बारे में जितने भी संशयात्मक विचार और टिप्पणियां करे हैं, उससे पहले उनको मध्यकाल का इतिहास और वो जो एक लिखी जाती है, वो जो दाएं से लिखी जाती है और बाएं की तरफ बढ़ती है, उस लिपि को बंद कर देना चाहिए था। आप सरकार के पास मैं ये गुजारिश करता हूं, आप लोग पदस्थ हैं, आप लोग देश के नीति निर्धारक तत्वों में से एक माने जाते हैं, चाहे इस पे किसी भी चीज का हस्तक्षेप जारी हो, और वो जरूरी है। सबसे पहले हमें हमारे बच्चों को एक सत्य इतिहास पढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वो भ्रमित ना हो, ताकि उनके दिमाग में ये ना आए कि हमें ये तोड़ना है और ये बनाना है। इन सबसे ऊपर जो उठा सके और जो सबको जोड़ सके, उस तरीके का इतिहास ला दो ना भगवान, है कि नहीं बात? हमें वो इतिहास जानने की आवश्यकता है जो जोड़ सके, ये नहीं कि इसको तोड़ा तो इसको बना दिया, इसको तोड़ा तो इसको बना दिया, इसको तोड़ करके ये खड़ा कर दिया। ये इतिहास मुझे नहीं चाहिए, और ये पेज भी हमें नहीं चाहिए। इसको बदल डालो और इस पे काम करने की आवश्यकता है। अब आइए आपको विषय पे लेके आता हूं। यहां पे मैंने ये बात कही, दरअसल जन्म कुंडली का भाग्य पक्ष 25% आपके साथ है, 25 से भी ज्यादा कहूंगा है वो। पर वो भाग्य के रूप में क्या होता है? भाग्य जो है वो आपके पास आपका धर्म बन के खड़ा होता है। कई कुंडलियों में जैसे आपने देखा हो कि मेरा भाग्य कभी साथ नहीं देता, आप ये नहीं कह सकते कि आपका भाग्य साथ नहीं देता। हो सकता है कि आपके पास आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, नहीं है, जिसके कारण आप ये बात बोल रहे हो कि आपका भाग्य साथ नहीं देता। आप धार्मिक हैं क्योंकि धर्म भाव का अधिपति धर्म भाव में बैठा है, पर धर्म के हिसाब से उसके उसी भाव से भाग्य का भी विचार किया जाता है, और वो प्रतियोगिता कर रहा है। तो आपके जीवन में जो सुलह कराता है, आपके जीवन में जो एकदम बिल्कुल ही आपको सपाट सड़क देता है दौड़ने के लिए, सरपट चाल से चलो, कोई उबड़ खाबड़ रोड नहीं है, वो गुरु कमजोर है। वो प्रतियोगिता कर रहे हैं इस कुंडली में, क्योंकि मारक जो होते हैं मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि नवम भाव के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी तो अधिपति होते हैं। तो जब घूमेंगे वो, तो यहाँ का भी तो परिणाम देंगे, और उनके ऊपर 3 से 4 ग्रहों का प्रभाव भी तो है। तो राहु की दृष्टि तो चलो ठीक है, फिर भी अच्छी है, पर सूर्य शनि और बुध की दृष्टि, सूर्य शुक्र और बुध की दृष्टि कैसी है? वो थोड़ी सी तो कमजोर है। और लग्नेश के ऊपर किसने देखा है? तो लग्नेश के ऊपर अष्टम और नवम भाव जैसे पापक ग्रह की एक दृष्टि भी तो पड़ रही है, और उसके ठीक आगे कौन बैठा है? तो इस कुंडली का पापी ग्रह भी तो बैठा है। चतुर्थ भाव तो वैसे भी आपका संपूर्णतया कमजोर हो रहा है। तो कुंडली का जो संपूर्ण सुख है भगवान, वो तो कमजोर हो गया, और निसंदेह गुरु जो है वो प्रतियोगिता में चले गए। तो पापक ग्रह का पापक भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, पर यहाँ पे वो पापक ग्रह होकर के शुभ ग्रह होकर के और पापक ग्रह की राशि में बैठ गया, तो ये गड़बड़ हो गई। इस वजह से आप परेशान हैं, मतलब, और दशमांश कुंडली में आप थे, तो यहाँ के अधिपति जो शुक्र बनते हैं वो देखिए यहाँ पे सूर्य के साथ बैठ गए। इस कुंडली के लिए वो सर्वाधिक योग कारक होंगे, और यहाँ वो बैठे भी अच्छे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। आप कुछ अपना रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। शनि गुरु और राहु के साथ ये ठीक नहीं है, न तो गुरु राहु के साथ अच्छे होंगे, न तो शनि गुरु के साथ अच्छे होंगे, न तो शनि वृश्चिक राशि में अच्छे होंगे, न तो राहु वृश्चिक राशि में अच्छे होंगे। तो ये जो बात बन रही है यहाँ पे, ये गड़बड़ हो रही है। इस वजह से दशमांश कुंडली का दशमेश आपको काम करवाना चाहता तो है, पर वो माहौल नहीं मिलता। जैसा होता है ना, माहौल बन जाए, माहौल नहीं बन रहा। अब वो जो है वो एक रिक्ति दे देते हैं, जो आपके सामने हमेशा ही विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, दरअसल जन्म कुंडली जब डमाडोल होने लगे, डमाडोल कब होती है? जब गुरु अच्छे भाव में न बैठे, जब गुरु का प्रभाव अच्छा ना हो। गुरु की दृष्टि यहाँ जरूर है, वो देना चाहते हैं, इस वजह से ही व्यक्ति काम करना चाहता है, पर उस गुरु के ऊपर गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो विदेश जाना चाहती है। देखो विदेश जा रहे हैं जी, दशम भाव के अधिपति छठे में बैठ करके बाहर देखे, चंद्रमा 12 में है। चंद्रमा है कौन? मन, माता, मस्तिष्क और आपका प्रत्येक दिन का जीवन, क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक दिन आपको प्रभावित करते हैं। बाहर निकलिए, किस दिशा में? आपकी कुंडली शुक्रवार को जन्मी है,
दक्षिण दिशा भी ठीक रहेगी और शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। आप दक्षिणायन में जन्मे हैं, सुख और दुख में हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, थोड़े से इसको चेंज करने का भी प्रयास कर लेना चाहिए। वैसे एक बात और बता दूं, तो आपकी कुंडली रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं आप, व्यवसाय पे फोकस ज्यादा करिए, प्राइवेट नौकरी से ज्यादा बढ़िया आपके लिए खुद का कारोबार होगा। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण आपके अंदर ये क्षमता है कि आप सबको एक साथ लेकर के चल सकते हैं। आपके अंदर ये गुण बड़े अच्छे और बहुत ही मजबूती से विद्यमान है। और मैं एक बात और बताता हूँ, मंगल आपकी कुंडली में वर्ग उत्तम है। अब जरा विचार करना कि यहाँ भी वो जन्म कुंडली का लाभेश बन के चतुर्थ भाव में बैठे, यहाँ भी वो जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति होकर के यहाँ बैठ गए, यहाँ भी वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं थे क्योंकि वो उनको अच्छा भाव नहीं मिला है, तो ये दारिद्र पैदा करते हैं। तो घर में दारिद्र मतलब घर में आवश्यकता और अभाव की स्थिति देखी जाती है। यहाँ पे वो खर्च इतना ज्यादा दे रहे हैं कि निकटता बनती ही नहीं है। व्यक्ति जो है वो कामुक तो है पर वो कई बार परेशान सा हो जाता है, जिसके कारण कई बार दाम्पत्य का सुख देर से मिलते देखा जाता है और पत्नी खर्च करने वाली ज्यादा आ जाती है। हो सकता है कि विवाह में कई बार मशक्कत भी होती रहे, क्योंकि राहु यहाँ भी जो है वो जन्म कुंडली में तुला राशि के बैठे हैं और यहाँ पे राहु जो है वो जन्म कुंडली में देखिए वृश्चिक के बैठे हैं। यहाँ पे मंगल ये ठीक नहीं और यहाँ पे राहु ये ठीक नहीं, गुरु और बुध यहाँ पे आ गए, तो ये यहाँ भी तो उनको अच्छा भाव नहीं मिला ना, यहाँ भी वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, इस वजह से एक अलग भाव होगा उनका दशाओं में, पर बहुत अच्छी तो स्थिति नहीं कहूंगा। और यहाँ पे तो वो राहु के साथ और भी जाकर के थोड़े से टालम टोल वाली स्थिति में जा रहे हैं। मतलब हमें इस कुंडली को हमें बजरंग बली की पूजा और बजरंग बली की शरणागति धारण करनी होगी, उससे भी पहले गणेश जी को मनाना होगा। तो ये इतनी बात मैंने बताई आपको। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे धन के मामले में ये कुंडली जो है वो, जैसे लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना ये ठीक नहीं, धन के अधिपति का 12 में जाना, व्यय ज्यादा रहे। हालांकि एक बात बहुत अद्भुत ये है इस कुंडली में कि चंद्रमा जो है वो रोहिणी के बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र के बैठे हैं, और 12वें भाव में उच्च के चंद्रमा कहीं ना कहीं से व्यवस्थित तो नहीं होते, क्योंकि सबसे पहले ग्रह अगर परेशान होता है तो वो परेशान होता है भाव से। चंद्रमा सबसे पहले परेशान होते हैं भाव से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जो है वो कैमरे में देख तो रहा हूँ, पर जो कैमरे का स्क्रीन है ना वो जो छोटा सा निकला होता है स्लेट जैसा, वो निखिल जी ने इधर ही घुमा दिया है। अब मेरा दिमाग जो है वो बार बार उस कैमरे पे उधर जा रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग ये सोचेंगे देखो ना पंडित जी कहाँ देख रहे हैं, वो है नहीं, कहीं बाहर गए हैं और मैं अकेले कैमरे में बैठ करके शूट कर रहा हूँ। तो ये स्थिति हो रही है, इस वजह से मेरा ध्यान बार बार उधर चला जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि चंद्रमा जो है वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं, वो खराब नहीं है, मेरे नेत्राभि पे है। शनि का प्रभाव जो है वो नीच दृष्टि से यहां देख रहा है। चतुर्थ भाव के अधिपति भी पीछे जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं कहूंगा। माता से कमजोरी बनती है, कई तरीके का कलह होता है घर में, मंगल के बैठने के कारण वो भाव परेशान होता है, लालच घर में समा जाती है। इस पे विचार करने की आवश्यकता है। अगर हो सके तो विशेषतया आप लोग इकट्ठा करके बैठा करिए। ये भगवान शंकराचार्य की बात मैं बता रहा हूं। पंचम भाव के अधिपति तृतीय में, ये पंचमेश का त्रिक भाव में जाना, यश कीर्ति मान सम्मान और संतान वगैरह में कमजोरी, और वहां बैठ गए राहु। तुला के बैठे हैं तो थोड़े ठीक हैं, नहीं तो और भी गड़बड़ हो जाती। छठवें भाव के अधिपति मंगल तीसरे भाव में, ये एक बार सरकारी नौकरी के योग जागृत करते हैं। अगर अवस्था है, मन है, तो अभी तो आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है। ये तो समस्या है कि आपको पहले घेरेंगे और हर काम अंतिम में जाकर के लुटवा रहे हैं, लुटिया डुबा देते हैं। इस वजह से सबसे पहले लाजवर धारण करिए और गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। यहां तक समझ में आ गई होगी बात। सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पीछे जाना, आर्थिक विपन्नता का दौर नहीं रहेगा। विवाह के बाद भी की स्थिति जो है वो मैं इसे सब कमजोर नहीं समझता हूं, क्योंकि यहाँ के अधिपति है मित्र की राशि में बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि शनि मंगल का प्रभाव यहाँ है, यहाँ के अधिपति उच्च के हैं, सुख है, पर थोड़ी विलंब के बाद 52वें वर्ष के बाद जो बीमारी हो जाती है कई बार वो छोड़े नहीं छोड़ती, और 38वें वर्ष के बाद व्यक्ति का बहुत बड़ा एक अच्छा सा योग जागृत होता है। आपकी कुंडली में भाग्य भाव में शनि भाग्येश भाग्य में, इस वजह से विलंब से भाग्योदय भी होता है। शनि जो है वो वक्री होकर के बैठे हैं तो थोड़े शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो कई बार आयु तो देते हैं लेकिन वो रगड़ भी दे देते हैं। वो रगड़ना भी एक हो जाता है जीवन में, उसके साथ जुड़ जाता है। अष्टम और नवम के अधिपति के साथ ये रिसर्च और करियर का क्षेत्र ठीक ठाक, थोड़ा कमजोरी के साथ रहता है। नवम भाव के अधिपति के बाद दशम भाव के अधिपति मंगल गुरु बनते हैं, वो उसको देख रहे हैं। यानी कि एक वक्त पे आने के बाद, यानी कि राहु के बाद जो गुरु की दशा होगी वो कुछ वक्त के बाद आपके लिए कुछ संतुलन पैदा कर सकती है, क्योंकि गुरु अनुराधा में बैठे हैं, जिसके अधिपति स्वग्रही इससे केंद्र में बैठे हैं। ये गुरु को बल देगा, जिसके कारण हम गुरु की आशा
और गुरु की दशा पे थोड़ी बहुत भरोसे की स्थिति में जा सकते हैं। और रही बात एकादशवें भाव के अधिपति की, तो चतुर्थ में आने से ये योग स्थिति अच्छी बनती है, महाभाग्यशाली योग बनता है। पर चूंकि वो ग्रह मंगल है, उसका चतुर्थ में बैठना नल एंड वॉइड हो जाता है, इस वजह से वो असंतुलन में होता है। आपको अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। हाँ, कुल देवता की पूजा करिए। कहीं भी जाना हो उसको सबसे पहले जो है अपने कुल देवता को मनाइए, और हमेशा हो सके तो उनके नाम पे दीपक दान किया करिए। उनके नाम पे जो है वो गाय को भोजन और वस्त्र दान, अन्न दान किया करिए। अमावस्या के दिन कम से कम कुछ ना हो सके तो उनके नाम पे जल दान तो अवश्य किया करिए। 12वें के अधिपति शुक्र तीसरे में बैठे, पराक्रम का भंग, क्योंकि योग क्या कहता है, ज्योतिष में ये सूत्र क्या है कि 12वें के अधिपति, 8वें के अधिपति, 6वें के अधिपति अगर उन्हीं भाव में बैठे हों तो भाव बच जाते हैं। लेकिन अगर वो 12वें के अधिपति हैं, तीसरे में बैठ गए तो इसको भी खराब करेंगे, इसको तो खराब करेंगे ही। और शुक्र जो है वो 12वें के अधिपति होने के साथ साथ पंचम के भी अधिपति हैं, यानी कि पंचम भाव के अधिपति अब होंगे तो मूल त्रिकोण राशि तो यहाँ बनेगी तुला राशि। अब इसके अधिपति होकर के तीसरे में बैठ गए, इसका मतलब है कि वो आपके कम्युनिकेशन पे भी कभी कभी गैप लगा सकते हैं, या आपको अब वहां पे बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र 12वें के अधिपति होकर के अस्त हैं। लेना देना कम करना होगा, ऋण लेंगे तो कभी चुकाने में मुश्किल होगी। इस वजह से देर बहुत ज्यादा मत करिएगा, मांगने में भी और चुकाने में भी, नहीं तो कई बार व्यक्ति जो है वो ऋण में ही उलझा रहता है। 12वें के चंद्रमा है आपके पास आपका मानसिक सुख है, यहां से नहीं है, यहां से है। मतलब व्यक्ति के पास धर्म है, दान है, सेवा है, सुसुरसा है, लोगों को समझने की शक्ति है, वो कला है, वो विशेषज्ञता है, उसका इमोशन बहुत अच्छा है, उसको दूसरों पे देने का भाव, किसी से लेना नहीं, उसके मन में किसी भी तरीके का कलह नहीं है, गंदगी नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट मन का है। पर चूंकि ना चाहते हुए भी उसको सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और वो इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि चतुर्थ के मंगल हैं और गुरु के भाव जो हैं वो चंद्रमा के ऊपर बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, नवांश कुंडली में भी आप जब देखेंगे तो गुरु जो है वो यहाँ देख रहे हैं, गुरु जो है वो यहाँ चंद्रमा पे, गुरु जो है वो यहाँ देख रहे हैं शनि पे, तो सरकारी नौकरी का योग यहाँ भी था, क्योंकि गुरु जो है वो शनि से दृष्ट हो रहे हैं। शनि की दृष्टि दशम भाव के अधिपति और दशम भाव के निकटस्थ हो रही है। इस वजह से सबसे पहले सरकारी नौकरी की तैयारी में जाना चाहिए, और अगर ना हो सके तब जाकर के आप अगर बन पड़े तो आप अपना खुद का कोई भी काम शुरू करना। पर अभी की दशा के हिसाब से मैं समझता हूं कि आप इंटरनेट और नेटवर्क से जुड़ करके कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप खाद्यान्न और खाने पीने की सामग्री की दुकान भी कर सकते हैं, पर उस पर डिस्कशन एक होनी बाकी है, और वो तब तक नहीं होगी जब तक आपके दिमाग को मैं पढ़ूंगा नहीं। इस कुंडली के आधार पर जो बात मैं देख रहा हूं उसके आधार पर शनि से संबंधित कोई भी व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले दशाओं में एक वक्त जब आए जब आपकी कुंडली में गुरु और शनि से जुड़ करके अगर आप कोई भी कारोबार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर है? गुरु से संबंधित खाने पीने, विद्या, व्यापार, विद्या अध्ययन, विद्या से संबंधित चीजें, किसी को पढ़ाना, किसी को सिखाना, किसी को कन्विंस करना, किसी को कोई चीज देना, और शनि से संबंधित गंभीर वस्तुओं का कारोबार होता है, मार्केटिंग और मैनेजमेंट का कारोबार। शनि जो है वो बहुत छोटे छोटे कल पुर्जों का कारोबार करते हैं, ट्रांसपोर्ट आदि का कारोबार करवाते हैं, खाद्यान्न का कारोबार करवाते हैं, जो जमीन के नीचे जमींदोज जो वस्तुएं होती हैं उसका कारोबार करवाते हैं। तो ये सब आपको इन सब चीजों पे भी फोकस कर देना चाहिए। शनि और मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में लाभ है पर रुक करके, क्योंकि लाभेश लाभ को देख रहे हैं। और धन योग कितने तरीके से बने, तो लग्न के अधिपति का तृतीय में जाना कमजोर, धन के अधिपति का जन्म कुंडली में 12 में जाना कमजोर, तृतीय के अधिपति का तृतीय में बैठना, कम्युनिकेशन मेहनत ही खाली करता रहे, चतुर्थ भाव के अधिपति का पीछे जाना कमजोर, पंचम भाव के अधिपति का पीछे जाना ठीक नहीं, छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में तीसरे में जाना, ये मेहनत ज्यादा करवाते हैं। नौकरी वगैरह के योग यहाँ से जरूर बन जाएंगे, और आपका धन कोई हड़प नहीं सकता है, ये बात भी दिख रही है। सप्तम भाव के अधिपति का पीछे जाना, आर्थिक उन्नति रहती है और व्यक्ति दुश्मनों से बचा रहता है। अष्टम भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, पूर्वजों का और पितरों का बल हमेशा रहता है। दशम भाव के अधिपति का तीसरे जाना, ये ठीक नहीं, छठे जाना अच्छा नहीं। तो इस वजह से व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में प्रतियोगिता और उसमें अड़चने और उलझने बनी रहती हैं। दर्शन भगवान का करना चाहिए। एकादशवें भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना, ये भाग्यशाली योग एक बना रहा है, जिसके कारण जो है वो समस्या, अभी तो आप सबसे कमजोर दशा से गुजर रहे हैं। हालांकि आपकी कुंडली में मैं जो बात देख रहा हूं उसके आधार पर आपकी कुंडली में राहु चित्रा के हैं, जिसके अधिपति मंगल चित्रा के, राहु और मंगल दोनों ही चित्रा के हैं, चरणबद्ध तरीके से अलग अलग। इस वजह से मैं समझता हूं कि ये राहु भी आपके दिमाग को कमजोर करने का और कई बार आपके दिमाग को हेडेक में ले जाने का काम करते हैं और आपके क्रिएटिविटी पे संशय लगाते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सूर्य आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, वो 25% का परिणाम कर रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर
0 से 25 डिग्री तक का परिणाम 25% का परिणाम कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में अनुभव देने का काम कर रहे हैं, उनकी दशा काल में आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। 25% से ज्यादा 50% का परिणाम भी नहीं। बुध जो है वो कमजोर, वो भी कमजोर हो रहे हैं, आधा परिणाम कर रहे हैं। गुरु जो है वो ठीक ठाक हैं, उनके प्रभाव आपकी कुंडली में अच्छे रहेंगे। इसका मतलब है कि वो अपनी दशा काल में एक अच्छा परिणाम देता हुआ वो ग्रह देखा जा रहा है। शुक्र जो है वो 25%, चंद्रमा शुक्र के बाद शनि भी कमजोर, और राहु और केतु आपकी कुंडली में 25-25। कोई भी ग्रह संपूर्ण कहाँ किया गुरु के अलावा, सारे तो जन्म कुंडली में कमजोर से बने हुए हैं। इष्ट काल की अगर इष्ट की बात करता हूं तो आपकी कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह होगा वो सबसे ज्यादा तो शनि ही बने पड़े हैं। नवांश कुंडली के आधार पर आपको देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और सबसे ज्यादा गणेश जी की पूजा करिए। राहु की दशा पर लाजवर तुरंत धारण करिए और गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दीजिए। अब क्या बताऊं, अब इस कुंडली के आधार पर एक तारीख अच्छी रहेगी, बुधवार और शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। तुला राशि और कुंभ राशि और ये दोनों राशियां अच्छी रहेंगी। आपकी कुंडली में विवाह अगर नहीं हुआ है तो वृषभ राशि की जातिकाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी और सिंह राशि की जातिकाएं अच्छी रहेंगी। दिशा धन कमाने के लिए आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तर अच्छा रहेगा, और नहीं तो आपकी कुंडली के हिसाब से दक्षिण दिशा बहुत अच्छी रहेगी, उत्तर या तो दक्षिण, ये दोनों में से कोई एक चुन लीजिए। नक्षत्र के आधार पर आपकी कुंडली में जो है वो हस्त अच्छा रहे, उसके बाद आपकी कुंडली में अश्विनी अच्छा रहे, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा अच्छा रहे, चित्रा भी अच्छा रहे, श्रवण अच्छा रहे, अनुराधा अच्छा रहे, पुष्य अच्छा रहे, ये कुछ नक्षत्र अच्छे बन रहे हैं। स्वाति भी अच्छा है। अब क्या बताऊं, दशाओं के क्रम में इस कुंडली में बुध की दशा सामान्यतः आधा, गुरु की दशा अच्छी जाएगी, शनि की दशा जन्म कुंडली में अपने डिग्री वाइज कमजोर होने और वक्री होने के कारण थोड़े कमजोरीपन में जाएंगे। स्वास्थ्य में आलस्य मत रखिएगा, आपके पास आयु अच्छी है। और एक बात और बता दूं, पेट में कभी भी कमजोर चीजें मत खाया करिएगा। क्लियर है? अब क्या बताऊं, अब आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मैंने अपने एक छोटे से अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड को बना रखा है। अब सोच के देखिए कि जिसके एक छोटे से अंश से इतनी बड़ी सृष्टि की संरचना की बात की जा सकती है या भगवान कह सकते हैं, तो सोच के देखो जब उनकी संपूर्ण लग जाएगी तो क्या होगी। क्या वो संपूर्ण देते हैं? नहीं देते, क्योंकि संपूर्ण दे देने का मतलब है कि संपूर्णतया ही बड़ा गजब हो जाए, फिर तो सोचो और समझो ही मत, है कि नहीं बात। आप 50 माले पे भी नल को लेके जाइए और नल की टोटी खोलिए, फिर भी उसका जल नीचे ही गिरेगा। वर्षा की बूंदें हमेशा नीचे की तरफ ही आती हैं, वाष्पन की क्रिया हमेशा ऊपर की तरफ ही होती हैं, नदियां हमेशा समुद्र की तरफ ही क्यों जाती हैं। और निद्रा में जाने के बाद भय क्यों व्याप्त नहीं रहता है? इन सवालों का उत्तर कौन देता है? इन सवालों का उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, इन सवालों का उत्तर धर्मशास्त्र देते हैं, जिसके अध्ययन की आवश्यकता है। कहां भटक रहे हैं अकबर बाबर के चक्कर में। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।